जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मैं रवि सर फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत करते हैं मेजर कलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हमको लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हो गया था। इस वाले में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को देखना है और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को। देर न करते हुए जल्दी से हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस देखो भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस को ग्रामेरियन लोग जितने भी विद्वान हुए उन लोगों का कहना है कि देखिए, हम लोग अनावश्यक पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी अकेले नहीं लिखते हैं। बिकॉज अगर आप अकेले लिखते हो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ऐसा कहना है कि कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जब भी लिखा जाएगा तो डबल क्लासेस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सहारा से लिखा जाता है। कहीं कहीं लिखा जाता है अकेले वो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें विशेष वर्ड्स जुड़ते हैं, वो मैं भी बताता हूँ क्या है। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि इसको अगर दूसरे भाषा में जानना चाहोगे, यानी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहोगे इसके लिए, तो वो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी पास्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी जब दो कार्य पास्ट में शुरू हो तो जो कार्य पास्ट के और पास्ट में खत्म हो या हुआ हो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो कार्य हो रहे हैं पास्ट में, उसमें से एक कार्य जो है पास्ट के पास्ट में हो गया हो। जैसे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। जैसे मैं कहूँ कि मैं मोहन के घर गया, मैं मोहन के घर गया, मोहन बाजार चला गया था। तो जरा देखो, जब मैं मोहन के घर गया तो पास्ट में गया, मोहन बाजार चला गया था तो जिस पास्ट में मैं गया उस पास्ट के और पास्ट में मोहन बाजार चला गया था, जिसके वजह से हमारी और मोहन की मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो पास्ट ऑफ दी पास्ट का जो जिक्र कर रहा है, यानी कि पास्ट के और पास्ट में जो कार्य हो गया है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे उस सेंटेंस को, और जो पास्ट में हो रहा है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। यानी सीधे सीधे तौर पे समझे तो ये है कि पास्ट में जब दो एक्शन होते हैं तो जो काम पहले होता है यानी पास्ट के और पास्ट में, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आएगा, सबके साथ आप हैड लगाते हो और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हो, है ना। ये चीजें हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये स्ट्रक्चर है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि कुछ एग्जाम्पल से तुम समझने का प्रयास करो, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसके माध्यम से वो ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा आप में। जैसे हम कहें, व्हेन आई रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, ये ए पार्ट बना दिया गया। आई फाउंड दैट B part, someone else reached there earlier। C part, no error, ये है आपका D part। जरा देखो, इस क्वेश्चन को गौर करो। लिखा है कि व्हेन आई रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब मैंने पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा, कॉमा तब आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि समवन एल्स रीच देयर अर्लियर, पहले ही कोई वहां पहुंच गया था। दोनों देखोगे हर सेंटेंस को पास्ट में लिखा गया है, लेकिन कौन सा एक्शन पास्ट में हुआ और कौन सा एक्शन उस पास्ट के और पास्ट में हुआ, ये छांटना आपको पड़ेगा। तभी आप ये छांट करके ही आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि पास्ट परफेक्ट में लिखें कि पास्ट इंडेफिनिट में। देखो तो जरा, जब मैं पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा, यानी कि क्या किया, पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा पास्ट में। जब पास्ट में पहुंचा तो पास्ट में ही मैंने पाया कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे पहले ही पहुंच गया था। इसका मतलब कि ये वाला जो काम है ये पास्ट ऑफ द पास्ट में, जिस पास्ट में मैं पहुंचा उस पास्ट के और पास्ट में हो गया था, लेकिन लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहीं पे गड़बड़ी हो गया भाई। होना चाहिए था समवन हैड रीच्ड, इस जगह पे आपको हैड लगाना पड़ेगा, तब जाकर के पास्ट ऑफ द पास्ट का ये स्ट्रक्चर बनेगा और तब सेंटेंस सही होगा। ये चीजें हैं। तो
इस तरह से जो पास्ट ऑफ द पास्ट का होगा उसको हैड के साथ लिखना है थर्ड फॉर्म लगा करके, और जो पास्ट में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। एक तो आप ऐसे सीखते हो, एक जो साधारण वाला जो पहले से हम लोग सीखते आते हो आफ्टर और बिफोर के साथ। जैसे देखो, जैसे एक स्ट्रक्चर है आपके पास कि आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखते हो और यहाँ पे आपके पास कंजंक्शन के रूप में बिफोर आता है और फिर आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखते हो। आप ये स्ट्रक्चर है आपके पास जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। पेशेंट वाला कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर गया था, रोगी मर गया था, ये कई बार हम लोग सुनते हो। इसी पे जैसे हम कहें द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देख रहे होगे आराम से, बिफोर आया, इसके पहले, इसके बाद जो है हम लोगों ने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले हम लोगों ने लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देखो, एक और है कि आप यहां पे लिखते हो पास्ट इंडेफिनिट और यहां कंजंक्शन के रूप में आप आफ्टर लगाते हो और फिर आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, यानी आप ऐसे लिखते हो I reached the station after the train had started. After the train had started. देखो, आफ्टर के बाद अभी आपने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस और आफ्टर के पहले अभी आपने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये स्ट्रक्चर होता है जिसे याद रखना है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे कई क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इसका मीनिंग कहोगे तो लिखा ये निकलेगा कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी ट्रेन। और यहाँ इसका अर्थ निकलेगा कि आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ट्रेन खुलने के क्या लिखा हुआ है कि आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी ट्रेन खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। चलो, तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है, इसमें समय से का जिक्र होगा, यानी सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं हम लोग। और अक्सर जब दो सेंटेंसेस लिखे जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मैं कहूं when I reached there, comma, he had been waiting for me for 2 hours। ये लिखा है देखो, for 2 hours। अब जरा देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। पास्ट के पास्ट में शुरू हुआ था और चलता रहा पास्ट तक चला। ये काम जब हुआ वहां तक चला वो एक्शन, ये वाला एक्शन। ये देखो, इसको समझो पहले। तो आप क्या करते हो, समय से सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं हम लोग, हैड बीन लगा करके फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। यानी स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखना है आपको, हैड बीन लिखना है आपको, और तब तक आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कह सकते हो जब तक आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ना दिखाई दे। यानी ये आपका कंप्लीटली स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट लिखना है, हैड बीन लिखना है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जा सकता है ना। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जा सकता है दिखाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये आप जानते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे आप नोट लगाओगे, इंट्रोगेटिव करोगे तो इसको आप बाहर निकालोगे, यानी शुरू में लिखोगे। अगर स्पेशल इंट्रोगेटिव लिखोगे तो WH वर्ड को शुरू में लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, है ना। आप ऐसा लिखोगे, व्हाई हैड ही बीन waiting for me for 10 minutes, ये लिखोगे आप for 10 minutes, कि why had he been waiting for me for 10 minutes। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाओगे यहाँ पे, ये चीजें होगा। तो आप देखोगे कि ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब जो है आपका ING फॉर्म, इसके पहले आप बीन लिखते हो और इसी तरीके से लिखते हो आप। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ये जानना है। आप सिंस और फॉर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी कर सकते हो।
कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ करो, आप पास्ट परफेक्ट के साथ भी कर सकते हो, उसके साथ भी आप सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं और फ्यूचर की ओर चलते हैं। फ्यूचर की बात करें तो आप जानते हो कि भविष्य में कार्य होगा, ऐसा बात करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को बोलने के लिए हम लोग फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि काम होगा, ऐसा कहने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है आपके पास, सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल लिखते हो, और आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हो, और कुछ है तो लिखते हो, नहीं है तो नहीं लिखते हो। एक विशेष बात यह है कि फ्यूचर के सभी टेंस में, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी टेंस में एक सामान्य सा नियम है कि आई के साथ और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, और शेष जितने भी हैं बचे हुए सब्जेक्ट, उन सबों के साथ हम लोग विल लगाते हैं। और ये सभी टेंस में इन ऑल टेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस, इन जनरल स्टेटमेंट, एक साधारण स्टेटमेंट में हम लोग सभी फ्यूचर के सभी टेंसेज में ये नियम अप्लाई करते हैं कि आई और वी के साथ शैल और शेष के साथ विल। जैसे मैं कहूं he will attend the party, he will attend the party, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि वह पार्टी अटेंड करेगा। लेकिन जब हम लोग इसको पलट देते हैं, जैसे ही ये लिखते हैं कि he shall attend the party, तो ये हो जाता है, इसमें एक श्योरिटी आ जाता है, एक इसमें प्रेशर आ जाता है कि he shall attend the party का मतलब वह अवश्य पार्टी अटेंड करेगी या करेगा। he shall attend the party, वह अवश्य पार्टी अटेंड करेगा। she shall attend the party, वह अवश्य पार्टी अटेंड करेगी। इस तरह से तो ये सभी टेंस में ऐसा रूल है, ये वाला जो हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला फ्यूचर के सभी टेंस में, फ्यूचर के सभी टेंस में है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इस तरह से हम लोग करते हैं। नेगेटिव करोगे तो आराम से आप शैल या विल के बाद नोट लगा सकते हो। आई शैल नॉट गो टू पटना, नेगेटिव हो गया। शैल आई गो टू पटना, इंट्रोगेटिव। वाई शैल आई गो टू पटना, WH वर्ड से शुरू होने वाला। वाई शैल आई नॉट गो टू पटना, है ना, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसका प्रयोग भविष्य को दिखाने के लिए करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आपको जानना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, शैल बी या विल बी के बाद आप फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म लिखते हो। आगे कुछ और है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, आपका स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया और इसी के ऊपर आपको लिखना होता है, तभी वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये भविष्य में काम जारी रहेगा ऐसा कहने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें आई शैल बी टॉकिंग टू हर, ये इस तरह से कहने के लिए शैल बी आया, टॉकिंग आया। इसमें भी वही नियम है कि आई के साथ साथ सामान्य बातचीत है, तब अगर आई विल भी कह दिया तो अवश्य हो जाएगा। ये चीजें हैं, ठीक। तो इस तरह से नेगेटिव करोगे तो आप लिखोगे आई शैल नॉट बी टॉकिंग टू हर। अगर इंट्रोगेटिव लिखोगे तो आप लिखोगे शैल आई बी टॉकिंग टू हर। WH वर्ड अगर यूज करोगे तो आप लिखोगे वाई शैल आई बी टॉकिंग टू हर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग करते हैं। वाई शैल आई नॉट बी टॉकिंग टू हर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला। तो ये इसका रूल है। इसमें भी कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट फ्यूचर परफेक्ट की ओर, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जिसमें कुछ विशेष ध्यान देना है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेंगे कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ आपको शैल या आप विल लिखिए और इनके बाद आपको हैव लिखना है, हर सभी के साथ हैव ही लिखना है, ये नहीं कि हैज लिख दिए, हैव ही लिखना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है आगे। आपको कुछ होगा तो लिखिए, आगे नहीं है तो मत लिखिए। तो आई, शैल, विल, शैल या विल में से कोई भी एक, हैव, थर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भविष्य में काम खत्म हो चुका होगा ऐसा कहने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम कहें आई, shall have finished my work by the evening। इस तरह से शाम तक मैं अपना काम खत्म कर लिया हूँगा, ऐसा कहने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। नेगेटिव करोगे तो यहाँ नोट लगाओगे। एक चीज विशेष ध्यान देना है कि इसमें टिल प्लस टाइम को दिखाने वाला वर्ड या बाई प्लस टाइम को दिखाने वाला वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें बहुत अच्छे से, ये ध्यान रखना। कहीं भी अगर ये आया हुआ है बाई और टाइम को दिखाने वाला वर्ड, बाई द इवनिंग, बाई टुमारो, बाई मंडे, बाई 7 o'clock, है ना, ये सब चीज़, टिल इवनिंग, टिल 7 o'clock, है ना, टिल 3 o'clock, ये सब अगर आया हुआ है तो आप समझ जाओ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये विशेष कई बार पूछा गया है ना। जैसे बाय द टाइम यू रीच देयर, फिर यहां पे कॉमा के बाद आई स्पेस फिनिश्ड माई वर्क। बाय द टाइम आया, अब ए में दिया हुआ है हैव, बी में दिया है हैड, सी में दिया है शैल हैव और डी में दिया है कैन, ऐसा दिया है। क्या आप भरोगे? आसानी से आपको पता चल गया होगा कि बाय द टाइम आया हुआ है, अगर ऐसा आया हुआ है इसमें से कोई भी दोनों में से एक आया हुआ है तो आप आराम से शैल हैव भरोगे। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, बाय द टाइम यू रीच देयर आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऐसा आप कहोगे। ठीक, तो इसमें विशेष क्वेश्चंस बनते हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट लिखते हो, शैल हैव या विल हैव लिखने के बाद आप बीन लगाते हो और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म आप लिखते हो। और समय से के लिए जहां आप फॉर लगाते हो पीरियड ऑफ टाइम के लिए और जहां आप सिंस लगाते हैं पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो इस सिंस को भूल जाना है। ये तो यथावत रहेगा, फॉर लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये सिंस का प्रयोग अब नहीं होगा। अब इसके जगह पे फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे हम कहें शी विल हैव बीन waiting for you for 3 hours। तो ये बिल्कुल सही है, इस फॉर का प्रयोग आपने किया, बिल्कुल सही है। समय से के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप करते हैं, बिल्कुल सही है ना। लेकिन जब सिंस का प्रयोग करने की बारी आती है, जब जैसे हम कहें कि शी विल हैव बीन waiting for you since Monday। आई होप कि सिंस और फॉर का प्रयोग आप जानते हो, पिछले सब मैं समझाया हूँ पिछले वीडियोज में, पिछले क्लासेस में। सिंस मंडे लिखा है, अभी ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इस सिंस के जगह पे आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा, तब ये सही होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम, तब सही होगा। ऐसा इसलिए होता है ऐसा कि ये सिंस जो है सिर्फ पास्ट के टाइम को दिखाता है और अभी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। सिंस मंडे यानी बीते
मंडे कौन सा मंडे, तो पिछले मंडे ऐसा कहने के लिए, जो बीता है वो मंडे, आने वाला मंडे से नहीं। लेकिन आप बात कर रहे हो अब आने वाला मंडे से, और इसलिए आप क्या करते हो कि यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हो। सिंस जो है हमेशा पास्ट को दिखाता है, ठीक। तो सिंस के जगह पर क्या करना है, आपको फ्रॉम लगाना है। ये चीज़ें हैं। अगला देखो, जब नेगेटिव की बात करते हो आप, तो मैं जिक्र भी किया था, फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ, हैव बीन और ये विल हैव बीन, ये 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। नेगेटिव जब करते हो तो विद्यार्थियों के दिमाग में चलता रहता है पहले से कि हैव और बीन के बीच में हमको क्या करना है, नॉट लगाना होता है, जबकि ऐसा है नहीं। पहले वाले के बाद आपको लगाना है, यानी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। इस तरीके से। अब ये सही हुआ, यहां पे आप नहीं लिख सकते हो, नहीं तो गलत होगा। हमेशा आपको यहां पे लिखना है नॉट। ये हो गया। इंट्रोगेटिव जब आप लिखोगे तो इसको बाहर निकालोगे कि शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। जब आप स्पेशल इंट्रोगेटिव वाला लिखोगे तो यानी WH मॉडल आप लिखोगे, वाई शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज, वाई शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज, ऐसा आप लिखोगे। तो विशेष रूप से जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था आपको कि जब भी टाइम को डिनोट करने वाला या कंडीशन को डिनोट करने वाला कंजंक्शन आएगा तो उस कंजंक्शन के तुरंत बाद लिखा जाने वाला सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो डबल क्लास में क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, फ्यूचर और इंडेफिनिट को समावेशित करके, दोनों को सम्मिलित करके। जैसे when she will come to me, I shall teach her English। अब देखो ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? I shall teach her English ये सही है, लेकिन जब भी आपके पास इस तरह से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं कि फ्यूचर का भाव को व्यक्त करने के लिए और समय को दर्शाने वाला कोई कंजंक्शन आ जाता है या कंडीशन को दर्शाने वाला कोई कंजंक्शन इफ या सपोजिंग वगैरह कोई आ जाता है, तो हम लोगों को इन ऐसे कंजंक्शन जो समय सूचक कंजंक्शन हो या कंडीशन को व्यक्त करने वाले कंजंक्शन हो, उस कंजंक्शन के तुरंत बाद जो सेंटेंस लिखा गया होता है उसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। शैल विल वुड कुड ये सब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। और भी सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं, जैसे आई शैल ईट आफ्टर शी विल कम, है ना। गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि समय को दिखाने वाला एक कंजंक्शन आया और समय के ये इस कंजंक्शन के तुरंत बाद लिखा जाने वाला सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आपको लिखना चाहिए था सीधे सीधे कि आई शैल ईट आफ्टर शी कम्स। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाता है, तब सही होगा। तो आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने सारे पार्ट्स को कवर किया। नो डाउट कुछ चीज़ें जो टेक्निकलिटी होते हैं क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ों को इस छोटे से समय अंतराल में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। उसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना, टच में रहना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से रूबरू होना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस में ही टेक्निकलिटी समझ में आती है। तो ये हम लोगों का ख़त्म हुआ टेंस। एक सरसरी निगाह में सारी चीज़ों को हम लोग टच करते हुए आगे बढ़े। बाद बाकी और भी सारी चीज़ों के लिए और डीपली नॉलेज के लिए और डीप नॉलेज के लिए हम लोग जो है आगे और देखेंगे और तरह की चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।
जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।